अस्सलाम वालेकुम। प्रिसिशन एकेडमिक सॉफ्टवेयर के अंदर पीओएस का एक न्यू मॉड्यूल ऐड किया गया है। पीओएस मॉड्यूल के थ्रू आप अदर देन एजुकेशनल सर्विसेज अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और उनका डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। पीओएस किस तरह से काम करता है, इस वीडियो में इसकी डिटेल एक्सप्लेन की जाएगी। पीओएस में जाने के लिए आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज में अदर के मेन्यू में पीओएस का मॉड्यूल नज़र आएगा। पीओएस में जाने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है पीओएस स्टार्ट करने के लिए, वो पीओएस एसेंशियल बनाना है। जब आप पीओएस एसेंशियल को ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास 4 आइटम आ रहे हैं: कैटेगरी, आइटम, लोकेशन एंड यूनिट। कैटेगरी मेन लेवल है जिसके अंदर आप एक प्रोडक्ट की मास्टर कैटेगरी सेट करते हैं। इसमें यहाँ पे 3 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं: बुक्स एंड नोट्स, बेवरेजेस एंड स्टूडेंट यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना कोई स्टडी मटेरियल, उसमें बुक्स, नोट्स, कॉपीज, इस तरह की चीज़ें सेल करना चाहते हैं तो पीओएस वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप यूनिफॉर्म्स की शॉप बनाना चाहते हैं और यूनिफॉर्म सेल करना चाहते हैं तो पीओएस वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको अपने कैफेटेरिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और कैफेटेरिया के आइटम यहाँ से सेल कराना चाहते हैं तो ये पीओएस का मॉड्यूल वहाँ भी काम कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे 3 कैटेगरीज एग्जाम्पल के तौर पर रखी गई। आपके सामने जब पीओएस ओपन होगा तो ये सारा ब्लैंक होगा और आपने डिस्क्रिप्शन में आके जो भी कैटेगरी, मास्टर कैटेगरी ऐड करनी है आप वो यहाँ ऐड करेंगे। मास्टर कैटेगरी के बाद इसका नेक्स्ट लेवल जो है इसकी सब कैटेगरी है जिसको आइटम का नाम दिया गया है। आइटम को आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके आइटम्स की मेन कैटेगरी ऐड होगी। जैसे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, नोट्स, यूनिफॉर्म मेल, यूनिफॉर्म फीमेल, ये आइटम्स ऐड किए गए। तीसरा आइटम जो इसके अंदर दिया हुआ है वो लोकेशन का है। आपकी इन्वेंट्री एक ही प्रेमिसेस में रहते हुए मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती है। उसकी वहाँ पे क्या वैल्यूएशन है और कितनी क्वांटिटी में वो कहाँ रखी हुई है, ये लोकेशन से ट्रैक किया जा सकेगा। और आप लोकेशन की कोई कैद नहीं है, आप जितनी चाहे लोकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चौथी चीज़ इसमें यूनिट है। जो भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए पीओएस का पार्ट बनेगी उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाजमी होगा। जैसे बुक्स हैं या एक बुक है तो वो पीस हो सकती है, या एक बुक्स का बंडल है तो वो सेट हो सकता है। तो आप यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्पेसिफाई करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की भी कोई कैद नहीं है, आप जितने दिल चाहे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सेट करने, सॉफ्टवेयर में लाने से पहले आपको इसको पेपर पे लिख लेना है और मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेना है कि आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली होंगे क्या। और इसमें आपको एक पूरा ब्रेनस्टॉर्म सेशन करने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपरली थिंक थ्रू करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट या यूनिट्स ऐड करेंगे। और जो यूनिट्स आप ऐड करेंगे अगर वो गलत हो जाते हैं तो आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी उनका स्टेटस का चेक हटा के उनको कैंसिल या डीएक्टिव कर सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं। जो यूनिट यहाँ से इनएक्टिव हो जाएंगे वो आगे फिर आपके सॉफ्टवेयर में नज़र नहीं आएंगे। पीओएस एसेंशियल बनाने के बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो आइटम इन्फॉर्मेशन का है। आइटम इन्फॉर्मेशन जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो कैटेगरीज आपने एसेंशियल्स में ऐड किए वो यहाँ आ रही होंगी। मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी दी बुक्स एंड नोट्स और उसका आइटम है नोट्स। राइट साइड पे मेरे पास जो प्रोडक्ट मैंने ऐड की हुई है वो आ गई। मैं इनमें से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब इस प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास नीचे कुछ ऑप्शंस आ गए। यूनिट आ गया सबसे पहला, उसके बाद रिटेल, होलसेल एंड वेंडर प्राइस आ गई, शेल्फ लाइफ आ गई, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आ गया, रीऑर्डर लेवल आ गया। शेल्फ लाइफ नोट्स के सिनेरियो में, यूनिफॉर्म के सिनेरियो में इररेलेवेंट है,
लेकिन अगर कोई पेरिशेबल गुड्स हैं तो उनके लिए इसकी अहमियत है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि जब भी आप अपने वेंडर को ऑर्डर करेंगे तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये होना चाहिए और इसका एक बेस लेवल सेट हो गया। रीऑर्डर लेवल ये है कि एक सर्टेन लेवल पे जब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक पहुंच जाए तो आपके पास रिपोर्ट में आ रहा हो कि ऐसे कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपने रीऑर्डर लेवल को टच कर चुकी हैं और उनको फौरी तौर पे ऑर्डर हो जाना चाहिए। ऊपर आप कोड देख रहे हैं, 1 का मतलब है कैटेगरी, 2 का मतलब है आइटम, 3 का मतलब है ये इस प्रोडक्ट का नाम है। ये एक सीक्वेंस चल रहा है कोड से, लेकिन आपका फंक्शनली कोई अमल दखल नहीं है और ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर रहा है। लेकिन आपने ये दिया हुआ इसलिए यहाँ पे ताकि आपको ये ख्याल रहे कि अगर आपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर बाय सर एबीसी एक प्रोडक्ट बनाई है तो ये कोड जो है ये इसी को अलॉट हो, इसके बाद ये कोड रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, आपने वहीं रुकना है और इस चीज़ को रेक्टिफाई करना है। ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को आप जब एक दफ़ा एंटर कर लेंगे और एक नई प्रोडक्ट आपने एंटर करनी है तो उसके लिए आप, अगर मैंने बुक्स एंड नोट्स की कैटेगरी और मेन आइटम नोट्स में ही ऐड करनी है एक नई प्रोडक्ट, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं बैक स्पेस से इसको क्लियर करूँ और यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिख दूँ। ऐसा नहीं करना है, मैंने इसको क्लियर करना है। जब तक ये पूरी विंडो ब्लैंक नहीं हो जाती इसका मतलब है विंडो रिफ्रेश नहीं हुई है। आपको इसको लाजमी तौर पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप दोबारा आएंगे, आप बुक्स एंड नोट सेलेक्ट करेंगे, आप नोट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने ये दो चीज़ें सेलेक्ट की आप देखें कोड में चेंजेस आ गए। उसके बाद फिर मैं प्रोडक्ट ऐड करूँगा और उसके बाद फिर आगे की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी फिल करूँगा। पीओएस में आइटम ऐड करने के बाद मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। ओपनिंग स्टॉक के लिए सबसे पहले लोकेशन सेट करनी है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में जहाँ पे आइटम लिखा है वहाँ आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास वो सारे आइटम आ जाएंगे जो कि आप आइटम डिस्क्रिप्शन में ऐड करके आए। मिसाल के तौर पे इस प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस करूँगा मेरे सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसकी जो क्वांटिटी है, हो सकता है ये मेरे पास 100 की तादाद में मौजूद हो तो मैं 100 लिख दूँगा। इसमें ख्याल ये रखना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक जो है वो एक ही दफ़ा प्रोसेस हो सकता है एक प्रोडक्ट का, बार बार प्रोसेस नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास केमिस्ट्री के 100 यूनिट मौजूद हैं इस वक्त फिज़िकली और आप यहाँ लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक में कि 50 पहले लिख दिए और उसके बाद 50 दोबारा लिखे, तो वो आप नहीं कर सकते। ये काम आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपकी लोकेशन जो है वो चेंज हो गई हो। जैसे मैंने अभी पीओएस काउंटर के ऊपर 100 नोट्स लिए हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि स्टोर 1 में भी 100 यूनिट ले लूँ इसी सेम प्रोडक्ट के, तो फिर मुझे आके स्टोर के अंदर भी ये बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के बाद हम इसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद जैसे मैंने कहा कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो एक ही दफ़ा एंटर किया जा सकता है, यानी एक सिंगल एंट्री ही इसके पास हो सकती है, ये दोबारा नहीं हो सकती। जैसे अगर पीओएस काउंटर पे 100 यूनिट में अभी ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 50 यूनिट 100 पीओएस काउंटर पे अभी लूँ और फिर 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद मैं जो है वो 50 यूनिट मज़ीद ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इस एक एंट्री के बाद जितनी दफ़ा भी मैंने स्टॉक लेना होगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो परचेज की विंडो के थ्रू ही होगा। ओपनिंग स्टॉक सेट करने के बाद आपको वेंडर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। मेरे पास वेंडर इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए ये सारी स्लॉट्स दी हुई हैं, सारी फील्ड्स दी हुई हैं। यहाँ पे मैं वेंडर का नाम, उसका उस वेंडर का कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है। जैसे एक वेंडर है जो एग्जांपल के तौर पे इस पे ऐड किया गया है आइडियल प्रिंटर्स। इसमें जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन जिससे आपके कॉन्टैक्ट होता है उसका नाम, उनके ऑफिस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, एक से ज़ायद हैं तो वो, मोबाइल नंबर एक से ज़ायद हैं तो
बाकी मोबाइल नंबर्स, और नीचे जितनी आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, ईमेल, एनटीएन वगैरह, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेफ़्ट साइड में एक चीज़ नज़र आ रही है, क्रेडिट टर्म्स इन डेज और क्रेडिट लिमिट। हो सकता है इस पर्टिकुलर वेंडर ने आपको 1 लाख की लिमिट दी हो और 30 डेज क्रेडिट अलाउ किया हो, तो यहाँ पे आप वो डिटेल्स इंसर्ट करेंगे। ये लिखने का मकसद ये है कि पीओएस इवेंचुअली हमारे मेन अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स का पार्ट बन जाएगा और ये उसके साथ लिंक हो जाएगा। जब ये उसके साथ लिंक हो जाएगा तो वेंडर को पेएबल लेजर्स जो है वेंडर के ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जितनी दफ़ा भी आप परचेजेस करेंगे, परचेज की विंडो के अंदर आप परचेज ऐड करेंगे, उतनी दफ़ा पेएबल अकाउंट एडजस्ट होता जाएगा या पेएबल की एंट्रीज आपको पास करनी होंगी, ताकि आपका इस पर्टिकुलर वेंडर का लेजर मेंटेन रहे कि आपने उसको कितनी पेमेंट्स की आज तक, कब कब की और कितना आउटस्टैंडिंग है। वेंडर के बाद पीओएस में कस्टमर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक हो सकता है स्कूल या इंस्टीट्यूट के सिनेरियो में एज सच ना हो, लेकिन कस्टमर उस सूरत में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक इदारा है जो कि फ्रेंचाइज सिस्टम के ऊपर काम करता है और उसके मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज हैं, और मेन हेड ऑफिस जो है वो एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है जो कि फ्रेंचाइजेस को सेल करता है या फ्रेंचाइज उससे ख़रीदती है और उसके लिए उसको बाकायदा बिल किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में फ्रेंचाइज आपका कस्टमर है जिसको आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और फ्रेंचाइज के लिए आपका अकाउंट पेएबल अकाउंट है, यानी उसने आपको पेमेंट करनी है। इस सूरत हाल में आप यहाँ कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। कस्टमर पे सेम वही रूल अप्लाई होते हैं जो कि अभी आप वेंडर में देख चुके हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन वही होगी और क्रेडिट टर्म और क्रेडिट लिमिट भी सेट किया जाएगा। हम परचेज के विंडो की तरफ आते हैं। जब आप परचेज ओपन करते हैं, आप अगर एक वेंडर से आपने कोई सर्टेन परचेज ऑर्डर सेंड करके कुछ परचेजेस की, परचेज को प्रोसेस करने के लिए आपको सबसे पहले परचेज आईडी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर दे देता है। उसके बाद आ रहा है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर वो नंबर है जो वेंडर ने आपको इनवॉइस सेंड किए, उसका जो नंबर होगा वो यहाँ इंसर्ट किया जाएगा। डीसी नंबर का मतलब है डिलीवरी चालान नंबर। ये वो नंबर होगा जिसके थ्रू आपके पास डिलीवरी रिसीव हुई है और ये उस चालान का नंबर होगा। परचेज डेट, जिस दिन आपने परचेजेस की हैं या जिस दिन आप परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में। इनवॉइस डेट वो डेट है जो वेंडर ने आपको इनवॉइस भेजी है या बिल भेजा है, ये उसकी डेट है। डिलीवरी चालान डेट वो डेट है जिस दिन फिजिकली गुड्स आपके पास अवेलेबल हुई हैं या सेंड की गई हैं वेंडर की तरफ से। ये डेट्स और इन्फॉर्मेशन सेट करने के बाद वेंडर नेम आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। रेफरेंस एक ओपन फील्ड है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 12 या 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेफरेंस की ओपन फील्ड यहाँ बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं या कोई और छोटी सी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप कोई बहुत डिटेल में रिमार्क्स की तरह चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अगेन, आइडियल प्रिंटर से अगर जो सामान मेरे पास आया है वो मैं अपने पास किस जगह पे ऑफलोड करा रहा हूँ, हो सकता है वो मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से पीओएस काउंटर हो या स्टोर वन हो। जहाँ भी वो सामान आएगा उसके लिए मैं वो पर्टिकुलर लोकेशन सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद अगेन आइटम के ऊपर आइटम की फील्ड ओपन है, आप यहाँ एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे उसकी क्वांटिटी सेट करेंगे कि किस क्वांटिटी में वो आपके पास अवेलेबल हुआ है। हो सकता है एक वेंडर को आपने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया हो, लेकिन फिजिकली जब आपके पास वो इन्वेंट्री आई तो उसमें से 2 यूनिट ख़राब थे, और हो सकता है वो 2 यूनिट आपने उसी वक्त उसको वापस कर दिया, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी सेट होगी वो 98 होगी।
रेट जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वो रेट है जो आपने आइटम डिस्क्रिप्शन में वेंडर प्राइस के अंदर ऐड किया था। अगर मैं यहाँ 100 कर दूँ तो मेरा पास अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये रेट इस वक्त चेंज हो गया है तो मैं इस रेट को यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। मेरे आइटम डिस्क्रिप्शन में इस आइटम की प्राइस वेंडर के स्लॉट में 180 लिखी हुई थी, लेकिन जिस वक्त मुझे गुड रिसीव हुई है या इनवॉइस रिसीव हुई है वो 200 के हिसाब से रिसीव हुई है, तो यहाँ रेट मैं 200 कर दूँगा और अमाउंट ऑटोमेटिकली मेरे पास उस हिसाब से कैलकुलेट होके आ जाएगा। एक दूसरा आइटम अगर मैं ऐड करता हूँ इसमें और इसको मैंने दूसरे लोकेशन पे लेना है तो यहाँ मैं पहले लोकेशन सेट कर लूँगा क्वांटिटी और रेट सेट करने से पहले। इनफैक्ट जो मेरा पहला आइटम था, अगर ये 100 की क्वांटिटी में आया है लेकिन ये 50 यूनिट स्टोर में गए और 50 यूनिट पीओएस काउंटर पे गए, तो मुझे इसको 50 के ब्रेकडाउन में यहाँ पे ऐड करना होगा ताकि लोकेशन की इन्वेंट्री अपडेट हो सके। अगर मैं इसको डायरेक्टली 100 की क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो ये स्टोर 1 की ही इन्वेंट्री कहलाएगी, पीओएस काउंटर में इसका कोई एडिशन नहीं होगा। इस वक्त लोकेशन से ट्रांसफ़र की फैसिलिटी पीओएस में अवेलेबल नहीं है और बहुत जल्द वो अवेलेबल हो जाएगी। उस एंट्री से आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अपने आइटम मूव ऑन कर सकेंगे। परचेज बनाने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे, जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपकी इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी। पीओएस में सेल की विंडो के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपके पास सबसे पहले राइट साइड पे डेट आ रही है। ये वो डेट होती है जिस दिन आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। लेफ्ट साइड में आपके पास रोल नंबर आ रहा है। अगर आप ये प्रोडक्ट जो अभी आप सेल करने जा रहे हैं ये ऐसे स्टूडेंट को सेल कर रहे हैं या ऐसे पेरेंट को सेल कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपका क्लाइंट है या जो बच्चा पहले आपके यहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ रोल नंबर 2 लिख देता हूँ तो रोल नंबर 2 की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास आ जाएगी। जैसे ही मैं रोल नंबर 2 करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर मेरा स्टूडेंट ही है, लेकिन अगर कोई कस्टमर बाहर से आ जाता है और मेरी ये इदारे की ये पॉलिसी है कि अगर कोई बाहर से भी मुझसे नोट्स खरीदने या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने आएगा तो हम उसे सेल कर देंगे, तो आप ड्रॉप डाउन के अंदर वॉक इन कस्टमर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में जैसे मैंने पहले बताया कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अगर कस्टमर की ग्लॉसरी में या कस्टमर की डिटेल्स में कोई कस्टमर ऐड हुआ होगा तो वो भी इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ रहा होगा। वो आपकी फ्रेंचाइज भी हो सकती है, वो कोई और ब्रांच भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कि आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट सेट करने के बाद अगेन रेफरेंस की ओपन स्लॉट है, उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट पे आप एंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगी फील्ड और आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो सारी प्रोडक्ट देख सकेंगे जो आपने यहाँ पे ऐड किए आइटम डिस्क्रिप्शंस के अंदर। ये प्रोडक्ट जब मैं सेलेक्ट करके एंटर करूँगा तो ये एक्टिव लाइन में मेरे सामने आ जाएगी। अगर ये क्वांटिटी 1 है तो ये 1 ही रहेगी, क्वांटिटी मैं बढ़ा भी सकता हूँ। और अगर ये क्वांटिटी जो है इसके मुख्तलिफ पैकेट्स भी हैं, यानी इसका जो स्टॉक कीपिंग यूनिट है या एसकेयू जो है वो अगर पैकेट्स में है तो मैं यहाँ पैकेट्स भी बढ़ा सकता हूँ। ये डिटेल सेट करने के बाद मेरे सामने रेट आ रहा है और टोटल अमाउंट आ रहा है। नीचे आपके पास एक डिस्काउंट का ड्रॉप डाउन मेन्यू अवेलेबल है। अगर डिस्काउंट आप देना चाहते हैं उसे, लेट सपोज एक प्राइस के ऊपर मैं उसको 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, जैसे ही मैं उसको अप्लाई करूँगा तो नेट बिल में से 10% लेस हो जाएगा और नेट बिल का अमाउंट मेरे सामने आ जाएगा। इसके नीचे आपको
पे का बॉक्स नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर कस्टमर ने मुझे 500 पे किए, रिटर्न जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद आप इसको सेल को सेव कर लेंगे। सेल को सेव करने के बाद आप क्लियर भी कर सकते हैं और अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कर दें। प्रिंट जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल रिसीट अवेलेबल हो जाएगी। सेल रिसीट को डिज़ाइन किया गया है पीओएस प्रिंटर के हिसाब से, यानी जिस तरह सुपर मार्ट्स में पीओएस प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर लगे हुए होते हैं बिल निकालने के लिए, उसी तरह की रिपोर्ट यहाँ पे रेडी है और आप इसको थर्मल प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के अगर चाहें तो कस्टमर को दे सकते हैं। पीओएस के अंदर मज़ीद रिपोर्ट्स भी दी हुई हैं। रिपोर्ट्स में आपके पास आइटम लिस्ट, सेल रिपोर्ट और इन्वेंट्री की रिपोर्ट अवेलेबल है और आप इनको व्यू कर सकते हैं। अगर आप आइटम लिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरी, आइटम और प्रोडक्ट है और यह आपको उन आइटम्स की डिटेल बता देगा जो इस वक्त अब आपकी आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप ऑल कर देंगे तो ये सारे आइटम्स आपको दिखा देगा। अगर आप सेल रिपोर्ट में आ जाते हैं तो इसके अंदर एक ड्यूरेशन दिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर अगर मैं अपनी सेल चेक करना चाहता हूँ तो वो मैं चेक कर सकता हूँ। सेल के अलावा इसमें एक इन्वेंट्री रिपोर्ट भी दी हुई है। अगर आप इन्वेंट्री को चेक करना चाहते हैं तो आप इन्वेंट्री को ओपन करेंगे और इन्वेंट्री की डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट अवेलेबल हैं। इन्वेंट्री की रिपोर्ट सेल और परचेज की एक्टिविटीज़ से एडजस्ट हो जाती है। जैसे एक यूनिट की परचेज या स्टॉक इन हैंड 100 यूनिट्स है और आपने उसमें से आज की तारीख में 2 यूनिट सेल कर दिए, तो स्टॉक इन हैंड आज की डे एंड के ऊपर आपके पास 100 माइनस 2 यानी 98 आना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। पीओएस में अब तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि पीओएस एकेडमिक्स में जितनी अपडेट्स होती हैं और उनकी जितनी वीडियोज़ अपलोड होती हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। थैंक यू।